हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हम कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसमें हम परफेक्ट कंपटीशन को अपनी प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं कंप्लीट। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मार्केट, मोनोपोली। तो मोनोपोली क्या होती है? जहाँ पे देयर इज़ अ सिंगल सेलर ऑफ अ गुड विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूशन हैविंग फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। तो ये एक परफेक्ट डेफिनेशन है मोनोपोली की, जहाँ पे क्या होता है, सिंगल सेलर होएगा और जहाँ पे उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा और उसका कमोडिटी और सप्लाई प्राइस पे फुल कंट्रोल होगा, उसे कहते हैं हम मोनोपोली। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, पब्लिक यूटिलिटी सच एज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड टेलीफोन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे मोनोपोली के। इंडिया में बेस्ट एग्जांपल अगर हम लें तो इंडियन रेलवे इसका हमारा बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा मोनोपोली का। ठीक है, तो ये थी हमारी डेफिनेशन और एग्जांपल। अब देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में जो होता था, वहाँ पे हमने प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन के बीच डिफरेंस किया था, जिसमें हमने उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने उनमें डिफरेंस किया था। सेम एज मोनोपोली में भी हम डिफरेंस कर सकते हैं कि प्योर मोनोपोली और इम्परफेक्ट मोनोपोली क्या होती है। तो मोनोपोली, इम्परफेक्ट और प्योर मोनोपोली में डिफरेंस होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? डिग्री ऑफ मोनोपोली पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे वेयर द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद अदर गुड्स एंड सर्विसेज इज ज़ीरो। अगर तो प्योर मोनोपोली की डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? जहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद अदर गुड्स अगर ज़ीरो है, यानी कि कोई सब्स्टिट्यूट्स है ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगी? प्योर मोनोपोली। और अगर हमारे पास क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद अदर गुड्स के साथ वेरी लो है, यानी कि 1% है, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? इम्परफेक्ट मोनोपोली। ठीक है, नेक्स्ट, प्योर मोनोपोली के हम कुछ इसका हम एग्जाम्पल भी इसमें ले सकते हैं कि जहाँ पे इसका कोई भी राइवल नहीं होगा, कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा, जहाँ पे देयर आर स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब मोनोपोली के हमने पढ़ने हैं रीज़न। ऐसा क्यों होता है, क्या रीजंस है मोनोपोली के? ठीक है, क्यों बैरियर्स होती है स्ट्रॉन्ग एंट्री एंड एग्जिट में? तो नंबर वन रीज़न है इसका लीगल रिस्ट्रिक्शंस ड्यू टू पेटेंट एंड गवर्नमेंट फ्रेंचाइजीज। ठीक है, तो मोनोपोली का फर्स्ट रीज़न हमारे पास है रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू पेटेंट्स एंड लाइसेंस, गवर्नमेंट लाइसेंस, फ्रेंचाइजीज, इसका ये एक रीज़न है। सेकंड रीज़न मोनोपोली का जो होता है, फर्म में कंट्रोल द सप्लाई ऑफ की रॉ मटेरियल्स। जो की रॉ मटेरियल है, जो जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे प्रोडक्शन के लिए, अगर उसका किसी फर्म पे ज़्यादा कंट्रोल है, तो वहाँ पे भी वो मोनोपोली पावर को गेन कर सकता है। ये भी इसका रीज़न हो सकता है। थर्ड रीज़न इज़ द इंडस्ट्री में बी सो कॉल्ड नेचुरल मोनोपोली। ये नेचुरल मोनोपोली भी हो सकती है, जैसे कि वहाँ पे उसका जियोग्राफिकल हम कह सकते हैं फैक्टर इसका मेन रीज़न भी हो सकता है। ठीक है, तो एन इंडस्ट्री इन विच द एफिशिएंट साइज ऑफ प्लांट इज़ लार्ज रिलेटेड टू द साइज ऑफ मार्केट। कि अगर देखा जाए कि एफिशिएंट साइज ऑफ प्लांट है, वो अदर साइज मार्केट के साइज से बहुत ज़्यादा है। जैसे हम कह सकते हैं कि कहीं पे तो, अगर हम गोल्ड की बात करते हैं, तो गोल्ड कहीं तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट, लार्ज अमाउंट में अवेलेबल होता है और कई जगह ना के बराबर होता है। तो जहाँ पे लार्ज अमाउंट में होता है, तो वहाँ उस कंट्री का पूरे वर्ल्ड पे, मतलब पूरी मार्केट पे उसका क्या होता है? मोनोपोली पावर होती है। ठीक है, द एंड द मोनोपोलिस्ट, ये हमारे कौन से थे? इसके रीज़न थे। तो इन वजह से क्या होती है? मोनोपोली एग्जिस्ट करती है। तो इसका हमने एग्जांपल जैसे इंडिया में, इंडियन का में हमने रेलवेज लिया है। ठीक है, एंड मोनोपोलीज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन थ्रू आउट द रेलिवेंट रेंज ऑफ आउटपुट। एक ये भी रीज़न होता है कि जब हम कहते हैं कि लार्ज अमाउंट पे उसका साइज़ है, तो उसका जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होता है, वो हमेशा क्या होता है? डाउनवर्ड होता है, यानी कि उसको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिल रहा है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ डिक्रीजिंग उसकी कॉस्ट है और इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आ रही हैं।
तो भी हम कह सकते हैं कि उसके पास मोनोपोली पावर है। तो ये 3 कंडीशन अब हम इन शॉर्ट पढ़ते हैं। अगर तो ये 3 कंडीशन फुलफिल होती है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मोनोपोली एज अ प्योर मोनोपोली। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस है? फर्स्ट कंडीशन है देयर इज़ अ सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर। सबसे मेन तो जो हमारे पास रिक्वायरमेंट कंडीशन है सिंगल प्रोड्यूसर। नेक्स्ट, क्रॉस इलास्टिसिटी, जो डिमांड है बिटवीन मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट या अदर गुड्स के साथ वो ज़ीरो होनी चाहिए, यानी कि कोई भी उसका राइवल नहीं होना चाहिए, कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। सेकंड इज़ स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री इनटू द इंडस्ट्री एग्जिस्ट, मतलब जो स्ट्रॉन्ग बैरियर्स होनी चाहिए भी किसी भी इंडस्ट्री में वो एंटर कर ही ना सके। तो ये 3 कंडीशंस है प्योर मोनोपोली की। नेक्स्ट इज द मोनोपोली डिमांड कर्व। अब हमने पढ़ेंगे मोनोपोली का डिमांड कर्व कि जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा था कि जो डिमांड कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होता है, प्राइस इक्वल टू ए आर। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मार्केट जो परफेक्ट कंपटीशन में होती है वो प्राइस टेकर होती है, ठीक है। प्राइस का मार फर्म जो कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता है, सब होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं, सभी जगह जो सेम क्वांटिटी सेम प्राइस पे दी जाती है, इसलिए वहाँ पे प्राइस जो होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व होता है। लेकिन मोनोपोली में हमारे पास क्या होता है, फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस होता है, इसलिए जो इसका जो डिमांड कर्व होगा वो क्या होगा, हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। इसका रीज़न अभी हमने पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे मोनोपोली पे फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे जो हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था कि फर्म और इंडस्ट्री, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि फर्म का जो हॉरिजॉन्टल होता है डिमांड कर्व, और इंडस्ट्रीज़ का हमारे पास क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मोनोपोली में सिर्फ एक ही, कोई भी डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सिंगल प्रोड्यूसर है तो यहाँ पे क्या होगा, फर्म इक्वल टू इंडस्ट्री, यानी कि फर्म भी वही है इंडस्ट्री भी वही है, इसीलिए यहाँ पे जो इसका डिमांड कब होगा, ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये तो था हमारा डिमांड कर्व। अब यहाँ पे देखिए ये डायग्राम में हमें दे रखा है डिमांड कर्व। ये नॉर्मल मार्केट जो डिमांड कर्व होता है उसमें क्या होता है, जैसे जैसे प्राइस हमारा इंक्रीज़ होता है तो हमारी आउटपुट क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। जैसे मान लीजिए प्राइस इंक्रीज़ होने से डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये नॉर्मल डिमांड कर्व है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए मोनोपोली का जो डिमांड कर्व होगा वो कभी भी मूवमेंट नहीं करेगा, वो शिफ्टिंग करेगा। क्यों? क्योंकि मोनोपोली को कभी भी अपने प्राइजेस को लो नहीं करेगा, क्योंकि वो प्राइस टेकर है, मेकर है, रिसर्चर है। अगर वो प्राइस मेकर है तो वो अपने आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकता है, क्योंकि उसका प्राइसेस पे फुली कंट्रोल है। तो वो अपने आउटपुट को उसको इंक्रीज़ करने के लिए प्राइस को डाउन करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो अपने आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकता है बाय द इंक्रीज इट्स आउटपुट बाय द, जैसे उसके बाद अदर फैक्टर जो बहुत सोर्सेज होते हैं जिससे वो क्या कर सकता है, अपनी डिमांड को शिफ्ट कर सकता है। अगर उसे लगता है कि मुझे अपने आउटपुट को बढ़ाना है तो इसके लिए वो से प्राइस को कम नहीं करेगा। अगर वो प्राइस को कम कर देता है तो वो एक, तो उसका प्राइस पे कंट्रोल ही नहीं रहेगा, उसकी मोनोपोली का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पे वो क्या करेगा, फिर उसे अपने आउटपुट को भी बढ़ाना है लेकिन प्राइस को उसको सेम रखना है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइज के थ्रू वो क्या कर सकता है, अपने डिमांड को शिफ्ट कर सकता है और उसको आउटपुट भी बढ़ा दी और उसने प्राइस भी रिमेन सेम रखा है, ठीक है। तो ये था हमारा मोनोपोली का डिमांड कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो प्राइस सर्चर होता है, इसका रीज़न यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये देखिए एडवर्टाइज के थ्रू वो क्या कर सकता है, अपने डिमांड कर्व को शिफ्ट कर सकता है
ठीक है, जिससे वो अपने आउटपुट को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी को सेल कर सकता है विदाउट रिड्यूसिंग इट्स प्राइजेस। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मोनोपोली कॉस्ट एंड रेवेन्यू। यहाँ पे हम पढ़ेंगे मोनोपोली का एमआर और एआर कर्व। देखिए परफेक्ट कंपटीशन में तो जो एमआर और एआर था वो इक्वल टू, ठीक है, प्राइस था। क्यों? वही हमारा उसका डिमांड कर्व था, क्योंकि यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल हो रहे थे। और यहाँ पे जो सबसे मेन बात थी कि यहाँ पे जो प्राइस पे कोई भी फर्म का, इंडस्ट्री का कंट्रोल नहीं होता था, प्राइस टेकर था। अब यहाँ पे मोनोपोली का फुल कंट्रोल है और इसलिए वहाँ पे क्या होगा, डाउनवर्ड। तो यहाँ पे दोनों के दोनों कर्व जो होंगे वो डाउनवर्ड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये बात देखे ध्यान में रखना कि जो एआर कर्व होगा वो ग्रेटर देन होगा एमआर के। अब उसको हम एक टेबल से समझेंगे। यहाँ पे देखिए एआर और एमआर कर्व दोनों ही क्या होंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे। इसका रीज़न मैंने आपको बताया, बिकॉज ऑफ हमारे प्राइस मेकर की के कारण, ठीक है, मोनोपोली में फुल कंट्रोल ओवर इट्स प्राइस। तो यहाँ पे हम टेबल से समझते हैं कि क्यों हमारा एआर ग्रेटर देन जो होता है एमआर से। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हमारा ए आर इक्वल टू प्राइस, जैसे जैसे हमारा प्राइस डाउन हो रहा है हमारी क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और टोटल रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हो रहा है। और मार्जिन रेवेन्यू हमें पता है कैसे निकालते हैं, एन नेथ टर्म माइनस एन माइनस वन टर्म। यानी कि नीचे वाली टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर देंगे तो हमारा चेंज इन टोटल रेवेन्यू आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। तो जैसे जैसे हम इसको निकाल लेंगे एमआर को, तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा हमारा कितना चेंजेस आ रहा है टोटल रेवेन्यू में। इस तरह हम एमआर कर्व को एमआर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एआर जो दे रखा है वो 17 और एमआर दे रखा है 14। तो इस टेबल से आपको पता लग गया होगा कि जो एआर है वो ग्रेटर देन है हमारे एमआर से। इसलिए जो एमआर कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग, दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे, बट जो एमआर होगा बिलो इट्स एआर कर्व। नेक्स्ट इज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एआर कर्व है वो हमारा अबव है एमआर कर्व से। तो एमआर के लिए अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि इसकी जो शेप है वो कैसी होगी। मतलब कि इसकी जो अगर ये फ्लैटर होगी या स्टीपर होगी, ये किस पे डिपेंड करता है, ये जो हमारा डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे करता है। जो फर्दर किस पे डिपेंड करता है, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ द सप्लाई एंड सो ऑन। तो ये सारे फैक्टर्स पे डिटरमिन करता है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम देखेंगे इलास्टिसिटी से कैसे हम निकाल सकते हैं कि कहाँ पे जो मोनोपोलिस्ट होगा, ठीक है, कहाँ पे अपना प्रोडक्शन करेगा, किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होएगा। तो हमें पता है कि जो मिड पॉइंट ऑफ डिमांड कब होता है ए आर, वहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इक्वल टू 1। और इसके ऊपर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है ग्रेटर देन 1। और इससे नीचे क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। अब मोनोपोली क्या कर, मोनोपोलिस्ट जो फर्म होएगी वो कभी भी बिलो द इक्विलिब्रियम पॉइंट से, यानी कि यहाँ से लेके इस पॉइंट से कभी भी अपना प्रोडक्शन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे उसे लॉसेस होंगे, उसका जो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, और प्राइजेस भी उसको रिड्यूस करने होंगे, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे मोनोपोलिस्ट ऐसा नहीं करता है, वो अपने मैक्सिमाइज प्रॉफिट अर्न करता है, ठीक है। और वो विदाउट रिड्यूसिंग इट्स प्राइस वो क्या कर लेता है, अपने आउटपुट को इंक्रीज करता है। इसलिए जहाँ पे टी आर मैक्सिमम होगा
और इंक्रीज़ होगा, वहीं पे मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट करेगा। तो यहाँ इस डायग्राम से हमें पता लगता है कि यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट इज मोनोपोली इक्विलिब्रियम, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट ऑफ द फर्म इन द शॉर्ट रन। जैसे कि हमने परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पढ़ा था और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पढ़ा था, उसी तरह हम मोनोपोली में भी क्या करेंगे, मोनोपोली में भी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की मोनोपोली का इक्विलिब्रियम बिहेवियर पढ़ेंगे, कैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट जो डिटरमिन प्राइस और आउटपुट डिटरमिन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो प्राइस मेकर है मोनोपोली, वो सेट कर सकता है प्राइस को अपने मैक्सिमम एडवांटेज के लिए, बट ही और अपने आउटपुट को भी इंक्रीज कर सकता है। उसका कंट्रोल सप्लाई पे भी होता है, प्राइस पे भी होता है, लेकिन वो कभी भी एक साथ दोनों को इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, अपने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको पता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जो हमने पढ़ी थी परफेक्ट कंपटीशन में, एक जो इक्वेशन होती है कि फर्म जो होता है मोनोपोली या कोई कॉम्पिटिटिव फर्म, वो कैसे करती है, वो अपने मार्जिनल कर्व को इक्वेट करती है अपने मार्जिनल कॉस्ट से। तो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू जहाँ पे एम आर और इक्वल टू एम सी कट करेंगे, वहाँ पे हमारा क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता था। इसी तरह मोनोपोली में भी हम इसी तरह अपना मार्केट इक्विलिब्रियम डिटरमिन करते हैं। यहाँ देखिए, ये हमारा क्या है, ए आर कर्व, एम आर कर्व, और ये हमारा एम सी कर्व। और यहाँ पे देखिए जहाँ पे एम आर और ए आर कट कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा ओ एम ऑफ आउटपुट डिटरमिन हो गया और ओ पी और प्राइस सेट हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा एवरेज ए सी कॉस्ट है। ठीक है, एवरेज कर्व है, जहाँ पे अब हमें क्या देखना है, अगर हमें लॉसेस, हमने पढ़ा था ना कि शॉर्ट रन में लॉन्ग रन में अगर हमें प्रॉफिट लॉस को चेक करना हो तो उससे हम कंपेयर करते हैं एसी को, किससे कंपेयर करते हैं, ए आर यानी कि प्राइस से करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो एसी जो मिनिमम पॉइंट है वो यहाँ पे सपोज यहाँ पे कट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मार्केट का जो प्राइस है और मोनोपोली ने उससे ऊपर सेट किया है, इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो क्या कर रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे मोनोपोलिस्ट को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है, तो इस पोर्शन को कहेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अंडर मोनोपोली मार्केट। नेक्स्ट इज, अब देखिए ये क्वेश्चन भी आता है कई बारी कि क्या मोनोपोलिस्ट सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, क्या उसे लॉसेस नहीं होते, क्योंकि उसका तो प्राइस और सप्लाई पे दोनों पे क्या होता है, कंट्रोल होता है, तो इसका मतलब तो उसे लॉसेस नहीं होंगे। तो बच्चे इसी को ऑप्शन को टिक कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। शॉर्ट रन पीरियड में उसे लॉसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे कि लॉकडाउन, जैसे अभी हो के कोविड-19 के टाइम ऐसा हुआ था। शॉर्ट टर्म के लिए बहुत सारी मोनोपोलीज इंडस्ट्री को भी लॉसेस इनकर करने पड़े थे, उनको बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को शट डाउन करना पड़ा था टेम्परेरीली। तो शॉर्ट रन पीरियड में मोनोपोली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉसेस अर्न कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे लॉसेस को। नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, जहाँ पे उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट टच करता है, तो यहाँ पे तो कॉस्ट यहाँ पे देखिए, और ये हमारा हो गया मार्केट इक्विलिब्रियम, और यहाँ ये हमारा मोनोपोलिस्ट का है पॉइंट, और यहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम है, मतलब मार्केट इक्विलिब्रियम ऊपर है। अब एसी कर्व यहाँ टच कर रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ टच कर रहा है, जहाँ एसी कर्व कर रहा है वही उसी से हम एसी से ही कंपेयर करते हैं ना अपने प्रॉफिट को। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मोनोपोलिस्ट को लॉस हो रहा है इस पोर्शन पे, क्योंकि उसका जो एसी है वो लेस देन है ए आर से, जो कि ए आर जो उसका डिटरमिन किया था ए ओ सी पॉइंट पे। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो अंडर मोनोपोली में जो इंडस्ट्री फॉर्म होती है,
वो लॉसेस भी इनकर कर सकती है। ठीक है, ये देखिए, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मोनोपलीज ऑलवेज अर्न द प्रॉफिट। ऐसा नहीं ज़रूरी कि हमेशा ही, ये अगर कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा उसको प्रॉफिट अर्न होएंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होएंगे, तो शॉर्ट रन में उसको लॉसेस भी कर सकते हैं। ये आपको मैंने टर्म बताया। और अब बताइए, जहाँ लॉसेस की बात आ जाए वहाँ पे शट डाउन पॉइंट आएगा, राइट। तो यहाँ पे शट डाउन पॉइंट कहाँ होएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि बी पे। बी पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, शट डाउन पॉइंट। ठीक है, जहाँ पे मोनोपलिस्ट चाहे तो इसको जो शॉर्ट टर्म के लिए क्या कर सकता है, टेम्परेरीली इसे क्या कर सकता है, शट डाउन कर सकता है, जब उसे लगे कि अगर मैं अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करूँगा तो मुझे लॉसेस ये सारे क्या करने पड़ेंगे, फेस करने पड़ेंगे। इसलिए वो अपने इंडस्ट्री को टेम्परेरीली या परमानेंट शट डाउन कर सकता है। इसे कहते हैं हम शट डाउन पॉइंट। जैसे से कि हमने वहाँ पे भी अपने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में पढ़ा था, जब प्राइस जो होता है इक्वल टू और लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है, यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी वो कवर नहीं कर पा रहा होता है। ठीक है, अब देखिए सप्लाई कर्व ऑफ। अब एक आपको ध्यान रखना है कि जब हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कर रहे थे, उसमें जो सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म हमने पढ़ा था, एमसी कर्व। ठीक है, राइजिंग पोर्शन में होता था, और वो किसके अबव होता था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के अबव होता था। यानी कि मान लीजिए ये ए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, तो ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो भी होता था वो क्या होता था हमारा, ये देखिए, ये है एम सी कर्व, ये है ए आर कर्व। ठीक है, यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, तो इस पॉइंट से लेके जहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को टच करता है, उसके अराइजिंग पोर्शन को हम कहते थे सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म। लेकिन यहाँ पे हमारा सप्लाई कर्व नहीं होता है। अब वो हम पढ़ेंगे क्यों नहीं होता है सप्लाई फॉर्म ऑफ द। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, डिफरेंट जो डिमांड कर्व दे रखे हैं, ठीक है, डिफरेंट एमआर कर्व दे रखे हैं, एमसी कर्व दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस दे रखा है, डिफरेंस एमआर कर्व पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट हुआ है डिफरेंट क्वांटिटी को। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, आप देखिए, प्राइस सेम है लेकिन क्वांटिटी डिफरेंट है। ओपी प्राइस पे ही हम ओएम क्वांटिटी को भी सेल कर प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ओपी प्राइस पे ही हम ओएम टू प्राइस को भी क्या कर सकते हैं, आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, हमारी इलास्टिसिटी, यानी कि स्लोप ऑफ द कर्व, कि कितनी इलास्टिक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर तो फ्लैटर है तो इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो क्या होगा, आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर स्टीपर है तो जो आउटपुट है वो कम होगा। ठीक है, सेम एज, अब यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे मोनोपलिस्ट ने क्या किया, प्राइस आउटपुट को सेम कांस्टेंट रखा, और प्राइस को क्या करा, डिफरेंट प्राइस पे उसको आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहा है। अगर वो चाहे तो ओएम जो आउटपुट है उसको ओपी प्राइस पे भी सेल कर सकता है, और उसी आउटपुट को वो ओ पी टू पे भी क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंसेस जो आ रहे हैं वो प्राइसेस पे आ रहे हैं। तो इसीलिए अब क्या होता है, जो सप्लाई का होता है ना, ठीक है, जो हमारा सप्लाई फंक्शन होता है हमने पढ़ा था, वो किससे रिलेटेड होता है, डायरेक्टली प्राइस से। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होते हैं, हमारा सप्लाई कर्व क्या होता है, इंक्रीज होता है। इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन था। लेकिन यहाँ पे क्या, और इसी तरह परफेक्ट कंपटीशन में हमने एमसी के राइजिंग पार्ट, जहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को वो से लेके जितना भी एमसी कर्व होता है वो राइजिंग होता है, वहाँ पे हमने सप्लाई कर्व ऑफ द फॉर्म डिटरमिन कर लिया था। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस का आउटपुट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। यहाँ पे प्राइस एंड क्वांटिटी का कोई भी रिलेशनशिप ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा, ना डायरेक्ट और ना इनडायरेक्ट। तो हम सप्लाई को कैसे निकाल सकते हैं, जब उनके प्राइस और क्वांटिटी में ही रिलेशनशिप नहीं निकल पा रहा।
ठीक है। इसीलिए हमारा यहाँ पे जो सप्लाई कर्व होता है वो क्या होता है, इन नॉट प्रेजेंट, यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सप्लाई कर्व इज़ नॉट वेल डिफाइंड फॉर मोनोप्लिस्ट। तो मोनोप्लिस्ट वाले में वहाँ पे जहाँ पे मोनोपली आ जाए वहाँ पे हम कभी भी सप्लाई कर्व डिटरमिन नहीं कर सकते। अब आ जाइए मोनोपली इक्विलिब्रियम अंडर लॉन्ग रन पीरियड। अब लॉन्ग रन पीरियड है, जैसे कि हमने पढ़ा था, लॉन्ग रन वहाँ वो पीरियड होता है जहाँ पे ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। उसको हम आउटपुट को एडजस्टमेंट कर सकते हैं, साइज ऑफ प्लांट इंक्रीज और कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग हमने क्या पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन में, लॉन्ग रन पीरियड में क्या होता है कि जो फर्म होती है, इंडस्ट्री होती है, वो सिर्फ क्या कर रही होती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर रही होती है। ठीक है, ना ही वो लॉसेस अर्न करती है, ना ही वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। तो वो सिर्फ कहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट्स ही अर्न करती है। ठीक है, जहाँ पे AC कर्व, MC कर्व, ठीक है, और AR कर्व, MR कर्व इक्वल आ जाता है, वहाँ पे क्या हो जाता था, हमारा लॉन्ग रन कर्व हो जाता था। ठीक है, तो इसीलिए इस पॉइंट पे जो होता था हमारा ये वाला इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। लेकिन तो अब अगर हम देखें मोनोपली में क्या होगा, मोनोपली में नॉर्मल प्रॉफिट होगा क्या, लॉसेस होंगे, लॉसेस तो नहीं होंगे। ठीक है, लॉन्ग रन पीरियड है, तो फिर क्या होगा, ठीक है, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे। लॉन्ग रन में भी मोनोपली क्या अर्न करती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। नॉर्मल प्रॉफिट ना नहीं अर्न, नॉर्मल प्रॉफिट ना तो वो शॉर्ट रन पीरियड में अर्न करती है, ना ही वो लॉन्ग रन पीरियड में अर्न करती है। अब इसका रीज़न है, जो नॉर्मल प्रॉफिट्स हमने पढ़ा था, कंसेप्ट आया कैसे था, इसका रीज़न क्या होता था, क्योंकि जहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट होता है फर्म का, इंडस्ट्रीज़ का, तो वो प्रॉफिट्स एंट्री वो कब करती थी, नई न्यू फर्म एंट्रेंस कब हो जाते थे, जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते थे। तो फिर वो क्या करते थे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देख के एंट्रेंस जो नई फर्म करती थी और उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता था, और इसीलिए फिर क्या होता था, हमारे प्रॉफिट जो होते थे वो सुपर नॉर्मल से नॉर्मल प्रॉफिट में आ जाते थे। और लॉसेस वाले में क्या होता था, इंडस्ट्रीज क्विट कर जाती थी, एग्जिस्ट कर जाती थी, इसलिए वहाँ पे फिर से अगेन हमारे पास नॉर्मल इक्विलिब्रियम पॉइंट रहता था। लेकिन यहाँ पे मोनोपली में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिस्ट होता है। कोई भी फर्म, कोई भी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे नहीं आ सकती, क्योंकि ये मोनोपली है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे भी क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे। तो लॉन्ग रन में भी हमारे पास सुपर नॉर्मल, लेकिन किस पॉइंट पे होंगे, जहाँ पे यहाँ पे देखिए, एस शॉर्ट रन स्मॉल MC कर्व, लॉन्ग रन MC कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, MR कर्व। ठीक है, वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो देखिए, इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, SM शॉर्ट रन MC कर्व, ठीक है, लॉन्ग रन MC कर्व एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ये सारे के सारे जब इक्वल हो जाएंगे, उस पॉइंट पे हमारा क्या होएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमिन हो जाएगा, यानी कि आउटपुट ऑफ OM क्वांटिटी पे हो जाएगा और OD प्राइस पे हो जाएगा। और मार्केट इक्विलिब्रियम से मोनोपली अगर वो OP प्राइस सेट करता है, तो उसे ये वाले पार्ट क्या होएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वो अर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट एज वेल एज शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। तो उसे हम क्या कहते हैं, हमारा लॉन्ग रन में हमारा जो होएगा मोनोपली का, फर्म का, इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट हो जाएगा। यहाँ पे लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का पीरियड जरूरी है। और टोटल प्रॉफिट मैंने आपको ऊपर बताया था, PRKD, यहाँ पे देखिए जो मैंने अभी आपको हाईलाइट करके बताया था, वो इसके क्या हो जाएंगे,
ठीक है, ये वाला पार्ट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट इज हमारा इसमें आ जाएगा, ये देखिए, monopolies may continue to earn supernormal profit in long run due to barriers for other firms entry and exist। इसलिए यहाँ पे हमेशा लॉन्ग रन में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। अब हमारा जो इसमें लास्ट टॉपिक है, डिग्री ऑफ मोनोपोली। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक नहीं, आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं डिग्री ऑफ मोनोपोली। डिग्री ऑफ मोनोपोली मतलब कि मोनोपोली की पावर क्या है, क्या कितनी है, किस पे डिपेंड करती है। तो देखिए, मोनोपोली का जो हमारा है, हमें एमआर जो पावर है वो किस पे डिफरेंस, अगर हमें किसी भी मोनोपोली का उसके प्रॉफिट है वो कैसे डिटरमिन करेंगे, जब हम देखो डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस, यानी कि अगर हम उसमें से कंपेयर करते हैं तो उससे पता लग जाएगा कि हमारी मोनोपोली पावर कितनी है। अ ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन, जितना मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस में डिफरेंस होगा उतनी ही कितनी हमारी क्या होएगी, मोनोपोली पावर ऑफ द फर्म होएगी। ठीक है, उतना ही वो प्रॉफिट अर्न करेगा। ये फर्स्ट कंडीशन है। और दूसरा हम ये कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम कर्व से, उसकी स्लोप से भी देख सकते हैं। अगर तो हाईली इलास्टिक है, फ्लैटर डिमांड कर्व है, इसका मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूशन मोनोपोलिस्ट के अवेलेबल है और फर्म की जो लो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर है। और इसी तरह अगर इन इलास्टिक और स्टीपर डिमांड कर्व है, ये हमारा हो जाएगा फ्लैटर। फ्लैटर पे हमारा क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर है, अदर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, इसलिए लो डिग्री होगी। यहाँ पे लेस पावरफुल होगा, यहाँ पे बहुत हाईली पावरफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इसको हम मोनोपोली जो दे मेज़र कर सकते हैं उसके प्रॉफिट से। अगर तो ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पे उसको ज़्यादा मोनोपोली पावर है। ठीक है, इससे भी हम उसको डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा आज का टॉपिक मोनोपोली, जिसमें हमने मोनोपोली डेफिनेशन, उसकी कंडीशंस और उसके रीज़न क्यों मोनोपोली एग्जिस्ट करती है, और उसका डिमांड कर्व, उसका सप्लाई कर्व। ठीक है, और साथ के साथ हमने उसका फर्म और इंडस्ट्री का डिफरेंस पढ़ा, और हमने ये भी देखा कि कैसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट शॉर्ट रन पीरियड में, नॉर्मल पीरियड, और ये कैसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में इसका क्या बिहेवियर, कैसे आउटपुट और प्राइस डिटरमिन करता है मोनोपोली में। तो ये सब हमने इसमें पढ़ा है। नेक्स्ट अब इसमें हम वीडियो जो लेके आएंगे वो लेके आएंगे मोनोपोली की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कितने होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।